काफी अहम, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में वो सभी कुछ देखने को मिला जो शायद इससे पहले देखने को नहीं मिला था। मिसालों के जरिए आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले वक्फे सवाल के दौरान आज एक बार फिर से ऐवान में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान भिड़ गए, आपस में तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, रोज ऐसा होता है। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ था जब शहरी तरक्की और हाउसिंग महकमे से जुड़ा हुआ सवाल उठाते हुए बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने कश्मीर के लोगों पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन कब्जा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सही मायनों पर जहां कब्जा है, जेडीए उसे खाली कराने के बजाय आम लोगों को परेशान करती है। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्टर सकीना ईटू ने इस पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि गैर कानूनी कब्जे को लेकर के सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर रही। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि हर मुद्दे पर वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटना चाहती है। 16,212 कनाल रकबा जेडीए जमीन जम्मू का कब्जा है, जिसमें से 690 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सर अफसोस लगता है कि जम्मू कब्जा हो रहा है, सरकार काम कर रही है। अब सरकार को सुनना चाहिए ना इसके ऊपर। जम्मू मास्टर प्लान 2032 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा सर। जेडीए की हदबंदी पता ही कोई नहीं। 652 से 780 स्क्वायर किलोमीटर जेडीए पहुंच गया। जहां कब्जा हो रहा है वहां जेडीए नहीं जाता है, जो मार्की जमीन पे काम हो रहा है वहां जेडीए वोट लगाने आ जाता है। सर दुख पता क्या लगता है, अब इन भाइयों को दुख लगेगा मेरे से ज्यादा। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। 90%। इट्स मैटर ऑफ शेम फॉर दैट। मैं कहता हूं सर मेरी बात सुनिए। सर कश्मीरी जम्मू में खरीद के बनाए, हम स्वागत करेंगे। इनमें से भी कोई होगा सर। जहाँ पे भी कब्जा होता है वो गलत होता है, चाहे वो जम्मू के लोग करे, कश्मीर के लोग करे। हर चीज में जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं? ये कोई सही बात नहीं है। हर इशू पे आप जम्मू जम्मू कश्मीर को क्यों बांटना चाहते हैं? अगर आपका सवाल है वो बताइए, सवाल पूछे आप। जम्मू कश्मीर को क्यों अलग अलग करना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में अगर कोई मसला है तो जम्मू कश्मीर का करे। जम्मू की बात नहीं करते, आप कश्मीर की बात करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए आपसे। और ये बिल्कुल और वक्फे सवाल के दौरान सिर्फ यही मसला नहीं था। स्पीकर ने ऐवान में ग्रांट डिमांड मेंबरान का कट मोशन पर भी चर्चा की इजाजत दी। पीएचई, जल शक्ति, सिंचाई, कबायली उमूर और जंगलात के महकमे के वजीर यानी जावेद राना ने इस हवाले से मुख्तलिफ स्कीमों की ग्रांट, प्रोजेक्ट और टेंडर में मुताल्लिका तफसीलात पेश की थी। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद बेग ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपनी असम्बली हल्के में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया था और इस मौके पर उन्होंने हर घर जल और नल से जुड़ी हुई स्कीमों का खुसूसी तौर पर हवाला दिया। उन्होंने कहा कि साबिका और मौजूदा हुकूमत के लोगों को साफ पानी फराहम कराने में नाकाम साबित हो रही है और आज भी लोग नदी नालों और आबशारों से पानी लेने पर मजबूर हैं। पहले भी पानी मिलता था, सिर्फ फर्क इतना था कि ये जो गांव या कस्बे के लोग थे या शहरों में बसने वाले लोग थे, इनको सोर्स के पास जाना पड़ता था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया और मैं इसको अंडरलाइन करता हूं और इस पर मैं स्ट्रेस भी देता हूं। जब उन्होंने कहा हर घर जल, तो सिर्फ इतना नहीं कहा था हर घर जल। हर घर जल के साथ इसको कंप्लीट जब आप करते हैं तो ये कहा था हर घर नल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक स्टेटमेंट दे दे पार्लियामेंट के अंदर, ये खाली एक स्टेटमेंट नहीं थी, इसके पीछे हर रियासत को बल्क में फंडिंग भी मैसर हुई। जो ये स्कीम है, इस स्कीम में आपने कस्बे और शहर इनको एक्सक्लूड कर दिया है। 1976 के बाद इस वक्त तक बारामूला कस्बे में कोई पानी की नई स्कीम इस तरह की नहीं आई है जो बारामूला के कस्बे के लोगों को साफ और शफाफ और माकूल पानी फराहम करे। जिस चीज पर एक एमएलए के इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है वो दिस इज
ड्रिंकिंग वाटर। हवा तो अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, पानी पहुंचाना हमारा काम था, लेकिन इसमें हम टोटली मिजरेबली फेल हुए हैं। जावेद बेग ने अपने हलक़े में क़बायली उमूर और फॉरेस्ट महकमे से जुड़े हुए मामलों को लेकर के अफसरान और डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोजेक्ट की मंजूरी और फंड जारी होने के बावजूद महकमे में काम नहीं हो रहा है और ख़ास तौर पे स्पीकर ने मुखालिफत करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट की तफसीलात भी शेयर की। जावेद बेग ने किसानों की ज़मीन का मुआवजा देने का भी मुद्दा उठाया। ट्राइबल से, क्योंकि ट्राइबल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। ट्राइबल मिनिस्ट्री में इनकी मेहरबानी से, इनकी इंटरवेंशन से वहां पहाड़ी हॉस्टल, गुजर हॉस्टल जो है वो जल गई। सिर्फ आप जरा इतनी सी डायरेक्शन दे दें, रिकॉर्ड मंगवा लें, पैसा कब गया है उनको रेनोवेट करने के लिए, और क्या अभी तक टेंडर और अलॉटमेंट हुई है। आपके पास फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। व्हाट इज द रीजन दैट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन टेंडर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट में 5,457 लोगों से लैंड ली, 2,397 लोगों की जमीन का आपने मुआवजा दिया। 1-1.5 करोड़ रुपया होगा और सैकड़ों कुनाल लोगों की जमीन सैराब हो जाएगी। वो क्या चाहते हैं? वो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, वो आपसे रिजल्ट नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, इसको ठीक करें। अभी तक उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। मैंने 10 लाख रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में से दिया फॉरेस्टेशन के लिए कि ये जो बारामूला टाउन है इसमें फॉरेस्टेशन करें। 8 महीने हो गए सर, 10 लाख रुपया दिया है मैंने अपने CDF में से डिपार्टमेंट को, इस वक्त तक 10 पैसे उसमें से खर्च नहीं हो गए। और NC रुकन असम्बली नज़ीर अहमद गुरेजी ने भी अपने हल्के में साफ पानी की फराहमी को लेकर के मसला उठाया। उन्होंने PHU वजीर पर जोर दिया कि इंजीनियर्स को वाटर टैंपिंग में मुकामी तौर पर लोगों से सलाह मशवरा भी करनी चाहिए, खास तौर पर पानी के मसले के हवाले से। गुरेज में कबायली फलाह व बहबूद के हवाले से फंड और तरक्याती प्रोजेक्ट को लेकर नज़ीर गुरेजी ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा कि कबायली अक्सरियती इलाका होने के बावजूद गुरेज की अनदेखी करते हैं। जब आप सोर्स ढूंढते हो पानी का, जब आप एक सोर्स को आइडेंटिफाई करते हो, आप लोकल लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हो कि भाई पानी अगर इस सोर्स से हम उठाएं, ये कितने साल तक चलेगा। अपने महकमे को ये बताइए कि जब भी आपको वाटर टैपिंग करनी हो, कहीं पर रिजर्वायर बनाना हो, तो लोकल लोगों की उसमें हम आपको, आप किस चीज की फीस ले रहे हो मुझसे। और यहाँ पर ऐलान किया उन दिनों के मिनिस्टर ने, यहाँ पर हम अनफिल्टर्ड पानी दे रहे हैं, नदी नालों से उठा के सीधा पाइप डाल के पानी दे रहे हैं, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। क्या वजह है? आप गुरेज में सर्वे कराइए, आप देख लीजिएगा कि 80% आबादी जो है वो नालों से पानी पीती है, जहाँ पर टेप लगाया गया, पाइप लगाई गई और उसको टेप करके पानी दिया जाता है, और आप उनसे फीस चार्ज करते हैं। सर गुरेज में टूरिज्म आया है, हमने जैसा पानी खाना है खाया, आज तक जैसा खाते आए हैं। गुरेज इज होल ट्राइबल एरिया, और आप एक साइड से कहते हैं हम 60% जो पैसा है वो ट्राइबल्स पे खर्चाते हैं, और दूसरी तरफ से अगर उनको आप अगर 100 स्कीमें रियासत में देते हैं, उनको उनके हक में एक भी स्कीम नहीं आती है, तो ये नाइंसाफी है वहाँ के लोगों के साथ। मौजूदा बजट सेशन के दौरान आज गालिबन पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन बेंच के वक्ता की तकरीर पर दोनों तरफ से मेज थपथपाई गई और उनके बयान की तायद की गई। बीजेपी के श्यामलाल शर्मा शक्ति डिपार्टमेंट की ग्रांट और अफसरान की कारकर्दगी की बात कर रहे थे। श्यामलाल शर्मा ने हुकूमत पर जोर दिया कि अपने कामकाज से वो साबिका और मौजूदा निज़ाम का फ़र्क वाज़े करें। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जल शक्ति मिशन में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है। उन्होंने सरकार से हाउस कमेटी की जाँच पेशरफ्त से ऐवान को मुतालिका खास तौर पर इत्तला देने और जानकारी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अफसरान में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना जरूरी है। श्यामलाल शर्मा का कहना है कि सभी महकमे डेली वेजर्स चलाते हैं, इसीलिए उनके मसले को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो 2-3 बातें काफी ज्यादा पॉइंट है कि अफसरान को भी जिम्मेदार बनाना होगा। ये सेम जुबान है जो आमतौर पर NC उठाती रही है, लेकिन इसकी बात बाद में। पहले उन्होंने क्या कहा सुनते हैं।
समय नहीं लगना चाहिए था, फिर तो वही हो गया। पॉलिटिकल सेटअप में और दूसरी हायरार्की में क्या फर्क हुआ? वो कमिटमेंट थी मेरे प्राइम मिनिस्टर की, उसको सबोटाइज किया गया, और उस समय तो यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। मैं वर्ड सबोटाइज कर रहा हूं। हु इज अकाउंटेबल, हु इज आंसरेबल फॉर दैट? आपने यहां एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, हमने उस समय भी कहा था कि इससे जल्दी आउटकम नहीं आने वाला, उल्टा हम उन लोगों को हैंडल दे देंगे जो काम करना चाहते नहीं है यहां, क्योंकि उनको दर्द नहीं है यहां के लोगों के साथ, नहीं है दर्द उनको। ये मेरा तजर्बा बोलता है, और हमें यह भी पता है वो काबिल कितने हैं, कितने इंटेलिजेंट है, कितने कॉम्पिटेंट है। लेकिन पता नहीं कमेटी की, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उस कमेटी की रिपोर्ट से क्या बना, पर इतना समय नहीं लगना चाहिए था, फिर तो वही हो गया। पॉलिटिकल सेटअप में और दूसरी हायरार्की में क्या फर्क हुआ? अब मैं उन पे दोष दूं कि राणा साहब ने कुछ नहीं किया, इनसे पहले जो राणा बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया? We are accountable to the people. They are also accountable, but वो समझते हैं we are not accountable to the people. They are accountable to us. हमने उनको accountable बनाना है। क्या अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टाइट हो गई है, और मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। जमीनी हकाइक को देखें, मेरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 282 स्कीम है, मुझे 15 स्कीमें फंक्शनल बता दें आउट ऑफ 282। इनका सब्र का पैमाना भर गया है। और पिछले साल आपने उनके साथ कमिटमेंट भी की थी कि रेगुलाइज तो हम फेस मैनर में करेंगे, लेकिन हम उनको जो पेंडिंग वेजेस हैं वो देंगे। पता नहीं मेरे दोस्त ने उस समय बुरा माना होगा, मैंने तीसरे दिन इनकी बात को काटा था, मैं नहीं दे सकते, क्योंकि 400 करोड़ से ज्यादा पैसा उनकी पेंडिंग वेजेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब कमिटमेंट करे तो कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए। एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है पब्लिक डोमेन में, वो नहीं बढ़ना चाहिए। वो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि ये कितना गहरा है और कितना खतरनाक है। खतरनाक इस वजह से भी कि पहली बार किसी लीडर को सच बोलते हुए सदन में आप देख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो भी है जल शक्ति मिशन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। घोटाला कौन करेगा? जाहिर है कि जो जिम्मेदार होगा, यानी कि फिर वही ब्यूरोक्रेट्स का नाम, वैसे ही जैसे जेडीए वाले मसले में सामने में आया था अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बाइट सुनाई। खासतौर पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी उस टाइम पे जो जमीनों का बंटवारा, यानी सरकारी जमीन को आखिर खुर्द बुर्द करने का जो इल्जाम लग रहा है असेंबली के अंदर, ये भले ही इसमें कश्मीरियों के ऊपर थोप दी जाए या कश्मीर को इसमें घसीट लिया जाए सियासी तौर पे, लेकिन आपको लगता है कि इसके पीछे वही होगा? क्योंकि सरकारी जमीन का अगर खुर्द बुर्द किया है तो किसने किया है? कौन सी हुकूमत जिम्मेदार है? क्या इसके लिए इससे पहले कोई एक्ट लाए गए हैं? बिल्कुल लाए गए हैं। खुर्द बुर्द करने वाले कौन लोग हैं? जाहिर है कि अफसरान। और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या एलजी लेड सरकार नहीं कर सकती थी? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। तो फिर अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सबसे अहम और जानना जरूरी है कि आखिर हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर सभी को एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने जैसा अब क्या नया है? क्या अवाम को ये बात नहीं पता? और जो चीजें इसकी बारीकियां हैं वो आपको अगर हम आपको समझाएं तो अपने लफ्जों से परे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस सिलसिले में, कौन जिम्मेदार है, इसका असर क्या है? असल में पीडीपी ने सवाल उठाया था, बीजेपी ने सवाल उठाया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठाया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलट करके वार भी किया। उन तमाम तर चीजों को आपको बताएंगे। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काज़मी साहब, इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले शुरू करेंगे जेडीए से। जेडीए का एक ऐसा मसला, खासतौर पर हम अगर साफ लफ्जों में समझने की कोशिश करें तो कौन है जो सरकारी जमीन पर या आम लोगों के लिए जो जमीन है, सरकार की जो जमीन है उस पर गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया गया? असेंबली के अंदर ये मुद्दा उठा और बहुत ज्यादा गर्मा गर्म बहस हुई। रिसर्च में सामने आया कि इसमें तो सबके सब बराबर है।
गुड इवनिंग सर। आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट जितने भी हैं उनको भी। दूसरा ये है कि बड़ा अच्छा मुद्दा है और जिसने उठाया है और बड़ी खूबसूरती से उठाया है, चाहे वो अपोजिशन में है विक्रम रंधावा जी। और स्टेट, मैं हमेशा कहता हूँ स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, किसी भी रियासत में, किसी भी स्टेट में या मुल्क के किसी भी कोने में जब कोई इंक्रोच करता है, जब उसकी इंक्रोचमेंट शुरू होती है, 1 कनाल 2 कनाल फिर 200 कनाल फिर हजारों कनालों में वो चली जाती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज तब कहाँ होती हैं? या वो ब्यूरोक्रेट्स, वो तहसीलदार, वो एसडीएम्स, वो पुलिस, वो तब कहाँ होते हैं जब ये रकबे जो है इंक्रोच हो रहे होते हैं? आज बड़ी खूबसूरती से विक्रम रंधावा जो एमएलए हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि 90% कश्मीरी जो है वो, क्योंकि पावर कॉरिडोर्स में पिछले लगभग 70 सालों से कश्मीर डोमिनेशन सरकारें यहाँ रही हैं, तो उन्होंने एक एलिगेशन कश्मीरी सेंट्रिक लीडर्स के ऊपर लगाया कि 90% जेडीए की लैंड जो है वो इतने 100 कनाल या इतने 1000 कनाल खुद बुद्ध हुई है और ब्यूरोक्रेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन 10% उन्होंने ये भी कहा कि बाकी लोग भी हैं। 10% में वो खुद भी हैं। आज जो एक फैक्ट सामने आया है कि उनका क्रशर भी 8 कनाल में है और उसका खसरा नंबर जो है जेडीए के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 211 है। वो चक गणेशु तहसील मंडाल में एक स्टोन क्रशर है जो विक्रम रंधावा जी का अपना है। तो देखिए अच्छी चीजें हो रही है असेंबली में, लोग चर्चा का विषय बन रही हैं कि जेडीए लैंड, बिल्कुल उन्होंने क्लैरिटी से बोला कि 90% वहां के लीडरों ने इंक्रोच किए हैं, 10% यहाँ के लीडरों ने किए और 10% जो है उसमें वो खुद भी आते हैं। तो ये चीज जो है लोगों को नहीं पता है कि जेडीए जो है, जब तक कि स्वाभाविक तौर पे जब पावर कॉरिडोर्स में जो मंत्री महोदय होते हैं तो नेचुरली जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इंक्लाइंड होती है, जो सरकार होती है, और उनके कहने पे ये सब कुछ चलता है और ये मिली भगत रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि यहाँ जो फाइनेंस जो स्पीकर हैं, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, रहीम रातर साहब, जो 6-7 बार जीते हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जब थे तो जितने भी लीकर वेंडर्स थे जम्मू कश्मीर में, वो मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैडर के लोग होते थे उनको मिलती थी वो लाइसेंसेस, और या उनके साथ जो चेले चपेटे होते थे उनको मिलती थी ब्यूरोक्रेट्स के। तो जब ऑनरेबल गवर्नर जो मनोज सिन्हा आए और इनके बाद जब लीकर पॉलिसी यहाँ पे नई फॉर्मेशन हुई और इनके टाइम पे हमारा जो रेवेन्यू था वो 20 से 22 करोड़ तक जाता था एनुअली, और आज जब लीकर पॉलिसी यहाँ बनी और उसके बाद जो हमारा रेवेन्यू है वो 200 करोड़ से सीधा 250-300 करोड़ टच करने लगा है और उसका फायदा जो है स्टेट ट्रेजरीज को मिल रहा है। कहने का मुद्दा ये है कि बिल्कुल ये सब चीजें तभी होती हैं जब आपकी मिली भगत जो होती है ब्यूरोक्रेसी के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, लेजिस्लेटर्स के साथ होती है, और लोग गुमराह हो रहे होते हैं और लोग गुमराह आज भी हो रहे हैं और लोग तरसते हैं 1 इंच जमीन को भी। या जब वो चीजें इंक्रोच हो जाती हैं जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं, उनको फिर रेगुलराइज करने में भी सदियां लग जाती हैं। जैसे कि आजाद साहब ने रोशनी एक्ट लाया जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कोशिश की कि रोशनी एक्ट के तहत वो जो जमीनें हैं जो बटिंडी, सुंजमा और बाकी इलाकों में हैं उनको भी रेगुलराइज किया जाए ऑन द पैटर्न ऑफ अदर एरियाज। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं इसमें साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि जो आपने कहा कि सत्ता के जोश में या फिर ताकत में या नशे में सभी ने मलाइयाँ खाई हैं और उस मलाई में जिसका हिस्सा था उसे कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पे जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इस चीज़ के हवाले से ये सारी चीज़ें चल रही है और सरकार के जरिए अब सवाल उठाने की कोशिश चल रही है, क्या आपको लगता है कि इसका कोई भी हल निकल आ पाएगा? उससे पहले अहमद यास साहब को इस्तकबाल कर लेते हैं। अहमद यास साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल काज़मी साहब, सवाल यह है कि सत्ता की मलाई तो सभी ने खाई है, लेकिन बोल कुछ लोग रहे हैं, इसका कोई हल भी होगा? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं लेकिन इसका आउटपुट क्या निकलेगा? देखिए सर, मलाई तक तो ठीक है, दूध पीने तक भी ठीक है, कहीं कहीं तो पतीले ही पूरे वो खा गए हैं। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं वो भी वो खा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले जो दिन हैं, ये सब चीजें जब चर्चा का विषय बनती हैं तो ये चर्चाएं आगे बढ़ती हैं, और ये चर्चाएं जो हैं जब पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं तो मुझे लगता है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं FIR, कहीं ना कहीं PIL, कहीं ना कहीं जो है RTI लगना शुरू हो जाती हैं जब खुल के कोई चीज सामने आती है। क्योंकि जो लोग सफर करते हैं या जो चीजें छुपी रहती हैं, जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, खासकर असेंबली की वसादत से, तो वो चर्चा का विषय बनती है और फिर गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन जो है वो लेना जरूरी हो जाता है और कहीं ना कहीं उसका फायदा
स्टेट गवर्नमेंट को होता है या स्टेट गवर्नमेंट की वो जमीनें जो रियासत की होती है उनको बचाने में कुछ ना कुछ मदद मिल जाती है, और फर्दर जो है कोई ना कोई नए रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं कि आगे ये ऐसी कार्रवाइयां ना हो। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है एक सिटीजन होने के नाते, जम्मू कश्मीर की तबाही करने को किसी ने कोई फर्क नहीं छोड़ा है। सिर्फ ये है कि वो ताकतवर लोग थे, सियासत में हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो इसका फायदा लेते हैं, और गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास की श्रेणी में ही पूरी जिंदगी गुजार देता है। और ये जो लोग सो कॉल्ड चैंपियंस हैं पॉलिटिक्स के, ये कहीं ना कहीं फायदा लेते हैं और फिर अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। और पीछे कल भी आपने देखा कुछ लोग कह रहे थे कि ऑनरेबल वर्ड जो है हमारे साथ जुड़ा है, और जितने एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऑनरेबल नहीं लगाते हैं, लेकिन ये लोग ऑनरेबल बन जाते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी धांधलियां, इतनी तबाही करने के बावजूद। बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआत की गई है अहमद एयाज साहब, जमीन पे धांधली या फिर लूट मार, मैं तो लूट मार ही कहूँगा, क्योंकि आपने लोगों के हुकूक या सरकार के पास जो भी ज़मीनें होती है उसको आपने अगर अपने मफाद में यूज़ किया या फिर किसी और के ज़रिए उसका कहीं ना कहीं आपने मलाई खाई, तो सीधा सीधा आवाम का नुकसान है, यूटी का नुकसान है, एक स्टेट का नुकसान है, और आपने बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। शायद इसका कोई हल नहीं निकल पाए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये जेडीए वाला जो मसला है जिसमें कहीं ना कहीं एक लफ्ज़ डाला गया या फिर ये कहिए कि उस लफ्ज को बीच में प्रोपेगेट कर दिया गया कि भाई कश्मीर के लोगों का खास तौर पे कब्जा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सिर्फ जेडीए का इशू नहीं है, ये टोटल जो सिस्टम जिसमें ये लैंड्स का इशू हो चुका है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये जो लैंड्स का इशू रहा है काफ़ी सेंसिटिव है और पॉलिटिकली ये चैलेंजिंग भी है। हमारे पास एक तो स्टेट लैंड्स का जो मुख्तलिफ अक़साम है, और उसके अलावा महाजरीन की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी रह चुकी है 1914 से पहले, तो जिसको इस वक्त एक डिपार्टमेंट मैनेज करता है। तो उसके अलावा फॉरेस्ट लैंड है। तो ये इट्स ट्रू कि इतना लैंड खाली होने के बावजूद इसको बजाय कि उसको एक सही तौर लोगों के इंटरेस्ट में, हित में इस्तेमाल किया जाता, कहीं न कहीं सियासी लेवल पर या कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी इसका मिसयूज हुआ है या कहीं इंक्रोचमेंट भी हुई है। 3 किस्म के इंक्रोचमेंट्स आज तक जो दिखते हैं, वो दिखने में आते हैं, वो यही है। एक कि सियासी लेवल पर बहुत इंक्रोचमेंट हुई है, बहुत बार आया भी, इसके ऊपर बड़े काफ़ी चर्चे भी हुए, केसेस भी हुए। तो दूसरा कहीं कहीं ब्यूरोक्रेट्स या जो भी इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर्स उनका भी है। थर्ड वो लोग जो काफ़ी ताकतवर है, इन द सेंस पैसे वाले हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, उन्होंने या लैंड माफियाज हैं, उन्होंने खुर्द-बुर्द करके लैंड को किया। और इसके अलावा एक छोटा सा तबका जहां इंक्रोचमेंट की बात है कि कहीं कोई गरीब आदमी हो जिसने कहीं ना कहीं कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेकर कहीं ना कहीं उसने अपना शेल्टर बनाया हो। ये मेजरली बहुत सारे तरीके हैं या जो मामलात है। तो इसमें अगर आप ये कहोगे कि जम्मू में जो अभी इल्जामात आ रहे हैं, ये भी सही भी हो सकता है, वी डोंट डिनाई दैट। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो है, कार फर्मा जो इसके पीछे है, वो यही है कि सियासी ताकत आपके पास कितना ज्यादा रहा, उसके हिसाब से सियासी लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इंक्रोचमेंट किया। अगर आप अभी भी चेक करोगे, शायद कोई भी ऐसा सियासतदान ना हो जिसके पास जायद जमीन सरकारी ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको चूंकि हर एक के मफादात वाबस्ता है, अभी चूंकि बीजेपी नई आई है, हो सकता है उनके इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, या उनके भी केसेस कुछ आ गए, जैसे किसी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा उनका भी कुछ आया था, ऐसे कुछ आए हैं, हो सकता है उनके छोटे मोटे केसेस ऐसे हों। लेकिन मेजरली शायद बीजेपी का इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत देर तक वो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट में नहीं रहे। चाहिए था ये था, अगर वो सचमुच सीरियस होते तो इसको हल करने के लिए डाटा बना लेते, देख लेते कि कहां पर कितनी जमीन है, और शायद वो डाटा भी नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ पे 2 चीजें पैदा होंगी कि अगर बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है तो बीजेपी इस चीज को नाम क्यों नहीं जाहिर कर रही, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन,
कि कश्मीर के लोग या फिर आपके जम्मू के लोग वगैरह वगैरह, तो क्या इसका मतलब हम ये मान के चलें कि ये जो मनमानी है ये एनसी की जानिब से की गई है, या फिर पीडीपी की प्रीवियस गवर्नमेंट की जानिब से की गई है, या फिर एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने की है? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जानना जरूरी है। लेकिन असेंबली में आज क्या हुआ, इसके लिए ख्वाहिश, मैं आता हूं सर आपके पास। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, अपडेट चाहेंगे सबसे पहले इस मामले पर, क्योंकि जेडीए वाला मसले के तार बहुत पुराने जुड़े हुए हैं बहुत सारी चीजों से, और कई सारी पार्टियां इसमें लपेटे में आ रही। क्या कुछ था आज खास तौर पे इस पे, और सियासत क्यों भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल आमिर, ये सवाल जो है विक्रम रंधावा ने उठाया था, और विक्रम रंधावा ने पूछा था कि कितनी सरकारी जमीन पर जो है वो कब्जे हो रखे हैं, और आंकड़ा बताइए। और आंकड़ा जो है वो 16,000 आप कह सकते हैं कि कनाल से ज्यादा का जो लैंड है उसका आया सामने, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एरिया था जो एनक्रोच का। ऐसे में लगातार इल्जाम जो लगता है खास तौर पर कि जम्मू के पास के कुछ इलाके हैं, हम देखते हैं कि बठिंडी, सुनवा, उसके अलावा सिजड़ा की तरफ का या फिर ऊपर बजालता के ऊपर के इलाके जो है वहां पर एनक्रोचमेंट की बात की जाती है कि सरकारी जमीन, फॉरेस्ट जमीन पर कब्जे हो रखे हैं। तो उसको लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि ये अभी नहीं, बेशुरू से ही इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, और बहुत दफा हमने ड्राइव्स भी चलते हुए देखा है। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि ये जानकारी समय समय में निकलती है, और इसके बारे में जानकारी भी मिलती है कि बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड जो लोग हैं उनके हो गए, अब कई अधिकारी हो गए, पूर्व अधिकारी, अब इसमें वो हो गए, बड़े बिजनेस हाउसेज हो गए, उन सभी लोगों ने जो है वो जमीनें एनक्रोच की हुई हैं। और इसको लेकर कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है। और जब अगर गाज गिरने की बारी होती है तो गाज उन छोटे लोगों पे गिरती है जिनकी पावर अप्रोच नहीं है। वो उनका, चाहे वो जेडीए की बड़ी टीमें हो जाती हैं, देसी मशीनें लेके किसी ने घर बनाया है वो गिरा देती हैं, या फिर कहीं किसी ने कोई एनिमल शेल्टर या कुछ भी बनाया तो उसको करके वो जमीनें खाली करवाती है। पिछले कुछ दिनों में देखा हमने, अगर हम पिछले कुछ सालों का भी आंकड़ा देखें तो काफी ज्यादा जमीन जो है वो रिट्रीव हुई है जेडीए की तरफ से। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जमीन जो है वो एनक्रोच है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ 90 वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं, और जो जेडीए की एनक्रोच जमीन है वो कई दफा बिक चुकी है। यानी कि पहले किसी व्यक्ति के पास उसने आगे बेची, फिर उसने आगे बेची, ऐसे वो मल्टीपल टाइम्स बिक चुकी हैं। तो ऐसे में किससे जमीन खाली करानी है, और वो जमीनों पे लोग भारी भरकम जो है पैसा जो है दे भी चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा एक लैंड ग्रैबिंग का एक नेक्सस भी चल रहा है, जिसमें कई सारे हम कह सकते हैं कि अधिकारी शामिल हैं, जिसमें रेवेन्यू विभाग भी है, पुलिस महकमा भी इन्वॉल्व है, और सरकारी बाबू जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं बड़े बड़े। और ये तारें जो हैं बाद में दूर पॉलिटिकल पार्टी जो बड़े लीडर्स तक भी जुड़ती हैं। अब बस नाम तो सबके ही आते हैं। अब इसको लेकर हम देखें कि बीजेपी का नाम नहीं है उसमें, या फिर एनसी का नाम नहीं है, या पीडीपी का नहीं है, तो कांग्रेस का नहीं है, सबके नाम है। तो किससे इसको आप कह सकते हैं कि सरकार को ये चीजें देखनी होगी, लेकिन सभी इन्वॉल्व हैं। सवाल आया, आप जैसे विक्रम रंधावा ने सवाल उठाया तो उसका जवाब में पीडीपी ने कहा कि जिन लोगों ने जमीनें ली हैं वो लोग लंबे वक्त से बैठे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे देके जमीनें ली हुई हैं। तो किससे ये जमीनें पहले कब्जा की थी, फिर आगे बेची, और जब बेची जा रही थी तब रेवेन्यू विभाग के यकीनन ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व रहे, तहसीलदार, पटवारी, वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो तब कैसे किसी ने नहीं, तो गैर कानूनी कब्जा हटाने के खिलाफ इससे पहले भी लगातार मुहिम चलती रही है। नई कॉलोनियां बसाने की बात कर करके गैर कानूनी कब्जे हटा दिए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर जगहों पर ऐसा देखा गया है कि वो इससे पहले भी उन जिनके घर तोड़े गए या दुकान तोड़ी गई उससे पहले भी कई मालिकान रह चुके हैं। तो जिन लोगों ने इन लोगों को जमीन बेची, घर बनाया, या फिर जो भी है रिहायशी मकान बना करके दिए, या फिर जो भी खुर्द बुर्द हुआ, और एक पीढ़ी दर पीढ़ी 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद किसी और तक ये मालिकाना हुकूक पहुंचे, और फिर सरकार नई कोई दूसरी आती है और उसके बाद इन्हीं के घर तोड़ दिए जाते हैं, और दूसरी तरीके से एक नया प्लान लाया जाता है, जिसमें भी बदउनवानी का बहुत बड़ा धब्बा माना जा सकता है अगर गहन जांच की जाए। तो फिर क्या अवाम ही इस मशीन में पिसते रहेंगे? क्योंकि आमतौर पे तो ऐसा ही हो रहा है। जो बड़ी मछलियां हैं वो तो दूर है। ख्वाहिश, बिल्कुल आमिर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं जो रसूखदार लोग हैं, जिसके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स हैं, जब भी गाज गिरनी होती है उन तक खबर पहुंच जाती है, तो वो बड़े सारे अपने बीच के रास्ते निकाल लेते हैं कि कैसे उनको बचना है। कई दफा पहले ही ये बता दिया जाता है, या फिर अंदेशा मिल जाता है कि किस जगह, कौन सी जगह पर जब है आप जेडीए या कंसर्न्ड जो विभाग हैं वो कार्रवाई करने वाले हैं। तो ऐसे में बड़े सारे लैंड ग्रैबर्स, हम कह सकते हैं जो भूमाफिया है,
वो जमीनें बेच देते हैं मौका देखते हुए। फिर फंसते कौन है? जिन्होंने जमीनें ली है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि किस जगह के क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि मोस्टली ऐसे इनक्रोच जगह के लोगों ने तो पेपर तक बनवा लिए हुए हैं। तो जब कागज बन गए हैं और मिली भगत से बन गया, तो जो ले रहा है उसे क्या पता है कि इसके पीछे का कहानी क्या है, क्या वो सही जगह ले रहा है या नहीं जगह ले रहा है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि भूमाफिया इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें फंसता वही व्यक्ति है जिसने पैसा दे दिया या फिर ले लिया, जमीन ले ली, वो फंसता है। बड़े जो लोग हैं जो भूमाफिया से जुड़े हुए हैं, उनके तार हर जगह फैले हुए हैं। उनके तार मंत्रालयों तक भी है, उनके तार पुलिस से भी है, उनके तार आम जो हम कह सकते हैं कि एक लोकल लेवल पे जिसको हम गुंडे कहते हैं उनके साथ भी है, क्योंकि एक आम शरीफ इंसान जो है ईमानदारी से पैसे कमाने वाला, वो गुंडाई नहीं कर सकता, वो वही लोग कर सकते मतलब हैं सबके सब है इस मसले पर, सब है ख्वाहिश, और इस चीज में यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। शुक्रिया आपका तमाम तरह अपडेट्स के लिए। मैं अपने एक्सपर्ट्स की तरफ आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो अभी हम देख पा रहे हैं इन तमाम तरह चीजों में। वो आप साफ तौर पे देखिए कि प्रीवियस गवर्नमेंट या सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने सरकारी जमीन का खुर्द-बुर्द किया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल रहे, सबने अपने अपने हिस्से की मलाई चाटी, और उसके बाद जिन लोगों ने इस मामले में अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके कुछ खरीदा, कुछ पैसे लगाए, फिर उन्होंने या फिर जिसने खुर्द-बुर्द किया उन्होंने तीसरे को चौथे को बेच दिया, एक पूरा एक सिस्टम बना। और उसके बाद जैसे ही फिर नई कोई हुकूमत आई, तो जो प्रीवियस अपोजिशन में हो या सरकार में हो, यही लोगों की जमीन छीनने के नाम पे या फिर सरकार की जमीन को खाली कराने के नाम पे, दुनिया भर के तमाम तर चीजों के नाम पे इन्हीं लोगों की जमीन तोड़ दी जाती है। और फिर उसके बाद नए मास्टर प्लान लाए जाते हैं, और इस नए मास्टर प्लान के तहत फिर लोग बेवकूफ बनते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है, लगातार लूप में चलता रहता है। अगर आप सिर्फ जम्मू कश्मीर को देख लीजिए तो शायद समझ में आएगा, लेकिन ये चीजें एक मेरी तरफ से कहना शायद बेवकूफी होगी, क्योंकि इसके बारे में एक्सपर्ट्स की क्या अपनी राय है ये जानना जरूरी है। सर, मैं इस चीज में तो बहुत कंफ्यूज हूं, क्योंकि लगातार इस चीज को हम देख रहे हैं कि आम लोग पीस रहे हैं, काज़मी साहब, और सरकार जो है जो भी प्रीवियस अपने कारनामे अंजाम देती है, अगले 10, 20, 50 साल के बाद फिर वही सारी चीजें वो इस चीज से मुकर जाते हैं और आम लोग इसमें पिस जाते हैं। तो गलत कौन है, सरकार या उनके अंडर में काम कर रही ब्यूरोक्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा? देखिए सर, यहाँ जो मैं सबका तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 60%, 70% ब्यूरोक्रेट जो हैं, आप देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़ा खुले अल्फाजों में कहा कि यहाँ जो डिसऑनेस्ट अफसरान हैं वो ज्यादा काम करते हैं और ऑनेस्ट जो हैं गिनती के हैं, और वो अगर आप उनको भी चेक करेंगे जो सो कॉल्ड ऑनेस्टी का दावा करते हैं, तो वो भी जब अपने 30-35 साल की सर्विस करते हैं तो वो कोई 100-200 करोड़ से नीचे उनकी भी जो वर्थ है वो बन गई होती है। तो ये एक नासूर बीमारी यहाँ रही जम्मू कश्मीर में, चाहे वो मिलिटेंसी की आड़ में, चाहे वो गवर्नेंस की आड़ में, चाहे वो बाकी चीजों की आड़ में, यहाँ कि यहाँ करप्शन जो है वो हर सतह पे है, बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल से लेके हायर क्लासेस तक है। इसी वजह से लोग जो है वो मुश्किलातों का सामना करते रहे। यहाँ तक कि आपको अगर अपनी फोटो अटेस्टेशन करवानी है, अपनी फोटो और आधार कार्ड को लेके, वहां भी वो अटेस्टेशन नहीं होगी जब तक आप 100 रुपए या 200 रुपए करप्शन का नहीं उनको देंगे। तो यहाँ जो वर्क कल्चर है जिसकी तरफ मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं भी दिखा नहीं कभी, और वो वर्क कल्चर कभी बनाने की कोशिश भी, जब चल रहा है निजाम तो चलने दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो ऑलरेडी जो हमारा ACB है, विजिलेंस है, जो बाकी इदारे हैं, क्राइम ब्रांच है, उनमें मुलव्वस है, उनमें उनके केसेस रजिस्टर है, लेकिन आज तक 77 इयर्स में ना तो किसी को नौकरी से निकाला गया, ना किसी को फांसी पे चढ़ाया गया, ना वो कानून की जो पैरवी है, कानून के जो तरीकाकार हैं उनके जराये के साथ वो फायदा लेते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। तो कहने का मतलब है कि आपको रूल ऑफ लॉ जो है आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए है, और ये है कि गरीब के लिए रूल ऑफ लॉ है। आप देखिए, कोई बच्चा किसी कॉलेज के बाहर अगर ईव टीजिंग के केस में अरेस्ट हो जाता है, ईव टीजिंग, बिल्कुल अहमद यासब, मैं आपकी राय भी इस मसले पर जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो चीजें हमें दिख रही है साफ तौर पे, उससे तो पहलगाम को देखा, बिल्कुल
मैं आता हूं काज़मी साहब आपकी तरफ। अहमद यार साहब, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ये सारी चीज। ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है, सिर्फ जमीन के गबन का ही मसला नहीं है बल्कि बहुत सारे मसले हैं। तो इसमें सरकार या उनके जरिए काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी, तो फिर आम लोग कहाँ जाए जो इन्हें जिम्मेदार बनाते हैं? फिर कानून क्या करे जो इनको 5 साल के लिए नौकरी पर रखते हैं, जॉब पे रखते हैं, जिम्मेदारी देते हैं कि भाई तुम्हें ये संभालना है? तो फिर कौन इसमें बेवकूफ है, कौन इसमें जो है मतलब बेवकूफ बन रहा है और कौन अक्लमंद है? किसका फायदा हो रहा है? आम लोग कहां जाए फिर? बुनियादी ये गवर्नेंस का इशू है। अगर मिस गवर्नेंस ना होती शायद ये सारी चीजें ना होती। आप जहां करप्शन की बात करोगे, छोटी मोटी करप्शन या नॉर्मल करप्शन, वो तो रोजमर्रा जिंदगी में है, मे नॉट बी ओनली इन जम्मू कश्मीर, वो शायद बाकी जगहों पर भी पाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कदर ज्यादा ही है। लेकिन जमीनात को लेकर ये हमने देखा कि सबसे जो लूट मचाई है वो सियासतदानों ने मचाई है या कुछ ऑफिसर्स ने मचाई है, और गवर्नमेंट की तरफ से या कोई एजेंसी की तरफ से कोई चेक नहीं हुआ, कोई चेक नहीं हो रहा है। शायद कहीं न कहीं जब तक उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, इन्वॉल्वमेंट, तो फिर ये असेंबली में जो बातचीत चल रही है सर, तो इसका क्या मायने? फिर क्या इसका कोई हल भी निकल पाएगा? हम मान लेते कि जो लोग अभी तक गवर्नमेंट में थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा देर गवर्नमेंट में रही, बीच में पीडीपी रही, हो सकता या कांग्रेस के लोग भी कुछ वक्त तक रहे, हो सकता उन्होंने मान लिया कि अगर उन्होंने कर भी लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है चूंकि अभी बीजेपी नई गवर्नमेंट बना रही है जम्मू कश्मीर में, या सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट नहीं रही है जम्मू कश्मीर में। क्या वजह है कि बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि वो डिमोलिश कहीं भी करते हैं तो क्यों नहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लीडर है? जबकि गवर्नमेंट के दावा रहे हैं ये हर बार कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान जो है सबसे करप्ट सियासतदान है। ये बीजेपी के भी स्टेटमेंट्स बहुत आए हैं और हम मान भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं मान रहे, हम मान भी रहे हैं कि ये करप्शन है। लेकिन अब जब करप्शन की बात है, उनको एक्शन लेने की बात है, क्यों बीजेपी छुप करके बैठी है? क्या वो भी इसका एक हिस्सा है? बिल्कुल, बहुत सारे प्रमाण हैं और इस चीज के लिए जो बातें हो रही थी, अगर वो हिस्सा नहीं है, क्यों वो इस चीज को नहीं देख रही है? जहां वो वक्फ प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, जहां वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां अगर जायज जमीन लोगों के जमीनात किसी इंडिविजुअल ने, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो, अगर उन्होंने खुर्द-बुर्द किया, जमीन खाई, तो क्यों नहीं वो एक्शन लेकर इसको कर रहे हैं? अगर उनमें कोई ना कोई, उनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। ये सवाल भी मैं समझने की कोशिश करूंगा सर, खासतौर पे सुहेल काज़मी साहब जो सर पूछ रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें एक चीज तो कॉमन है कि क्या अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो पाएगी? क्या जो है जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी तय की जा सकेगी? क्योंकि अगर यही लोग शामिल हैं, यही लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कंसर्न भी जता रहे हैं और आम लोगों को इसकी बारीकियां नहीं पता कि उनके साथ क्या खेल चल रहा है, तो फिर आखिर रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जा सकेगा? आपको लगता है कि असेंबली में जो चीजें बात चल रही है, इवन पीडीपी, इवन बीजेपी, इवन एनसी, तो एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां तो चल रही है और उससे और भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन इसका आउटपुट भी निकलेगा, हल भी निकलेगा और इस पे जो है कोई कार्रवाई हो पाएगी, कोई कानून बनेगा? लगता है ऐसे ही है कि जिस तरह का सपना मोदी जी दिखा रहे हैं, विकसित 2047 में भारत हो जाएगा, विकसित होगा या नहीं होगा, जब तक ये लोग जो इंपॉर्टेंट चेयर्स को ऑक्युपाई करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, मैक्सिमम करते हैं, जब तक ये लोग इनको टेंटेड तरीके से नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कानून लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इनको कड़े से कड़े कानूनों के तहत बुक नहीं करेंगी, तब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा। और जिस तरह की बातें हम देख रहे हैं, देखिए लैंड ग्रैबिंग जो है एक इतनी खूबसूरत फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं वो इतने सरमायादार हो जाते हैं
कि कहीं कहीं वो राज्यसभा की टिकट मैनेज कर लेते हैं, कहीं कहीं वो एमएलसी की टिकट जो नॉमिनेशन है वो मैनेज कर लेते हैं। अब उनका जो नेक्सस है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। नॉर्मल वे में करप्शन जो है 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख की होती है, लेकिन लैंड ग्रैबर्स की जो करप्शन है, स्टेट लैंड आपने मुफ्त में इनक्रोच कर ली, उसकी कीमत जो है 5 लाख रुपए मरला हो जाती है। और लैंड ग्रैबर जो होते हैं वो 5 होते हैं, और जो जमीनें वो बेचते हैं वहां लाखों लोग, गरीब मिडिल क्लास, वो अपने घर बनाते हैं, कोई 5 लाख कनाल पे, कोई 2 लाख कनाल पे, कोई 10 लाख कनाल पे। तो आप देख लीजिए जो बस्तियां की बस्तियां आबाद हो जाती हैं और उन पे स्कैनर आ जाता है कि अब हम इनको रेगुलाइज करेंगे, फिर वो पैसे देते हैं, फिर कभी आ जाता है कि हम इनको डिमोलिश करेंगे। जैसे पिछले दिनों में एक जर्नलिस्ट का घर डिमोलिश कर दिया, उसने भी खरीदा हुआ है, उसने भी नोटरी टेस्टिस कागज लगाए हुए। तो ये सब चीजें तभी ठीक होंगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम, खासकर ऊपर से ये जब हायर हायरार्की से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो ऑन ग्राउंड कोई काम करें, तभी इन मुसीबतों से आपको निजात मिल सकती है। अदरवाइज विकसित हम कभी नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ सपना है और ये सपना साकार बिल्कुल ये सपने ही दिखाने जैसा है सर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आमतौर पे एक बहुत ही फेमस फिल्म का एक डायलॉग है कि इस दुनिया में सब बुरे हैं, अच्छा वही है जो कम बुरा है। मुझे इस वक्त यही लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन में यही चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग सवाल उठा रहे हैं, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं और कंसर्न जता रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जरा सा अगर उनकी जांच फटक हो तो शायद उनके घर, उनकी जायदाद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी में निकले। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखने की जरूरत है, और आम लोगों के लिए सिर्फ एक ही सवाल है कि देखिए ये सियासत है, और सियासत की दहलीज पे आमतौर पे ऐसी चीजें होती है, ऐसी चीजें नजर आती है जो आपको लगता है कि ये हमारी सोच, हमारे ख्याल से मैच करती है। ऐसा नहीं है। आम लोगों के लिए बहुत कम सियासत की दहलीज पे कुछ मिल पाता है। उम्मीद है कि इसके लिए कुछ ऐसा होगा, कानून बनेंगे और रास्ते निकाले जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है। और एक्सपर्ट्स ने आपको जो जाहिरी तौर पर खोल खोल करके एक एक पॉइंट समझाए, यकीनन ये आपके समझने के लिए काफी है। शुक्रिया सर तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। सोहेल काज़मी सर और अहमद यास सर, बेहतरीन बातचीत के लिए। आज आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि